जय हिंद साथियों। मैं हरि सिंह और आज से अपन शुरू करेंगे राजस्थान की पटवार भर्ती है और उस पटवार भर्ती से संबंधित 30 दिनों का एक तरह से रिवीजन। और उस 30 दिनों के अंदर मैं आपको हर टॉपिक जिसके अंदर राजस्थान जी के हिस्ट्री, क्लास संस्कृति, भूगोल, राज्य व्यवस्था, उसके बाद में इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर, ये और उसके अलावा रीजनिंग और मैथ्स, ये सब टॉपिक आपको बहुत ही कम समय के अंदर एक रिवीजन क्लास होगी। ध्यान रखना, क्योंकि आपने पहले पढ़े हुए, इसलिए सिर्फ मेरी तरफ से थोड़ा सा एक धक्का होगा आपके लिए, एक धार होगी। हथियार पर जो धार लगाते हैं वो एक धार आपके लिए यह साबित होगी। और परीक्षा के अंदर ज्यादा नहीं तो कम से कम 10 से 15 प्रश्न आपको यहाँ से मदद मिलेगी, या कह सकते हैं 10 से 15 प्रश्न आपके सही होने के चांस रहेंगे यदि आपने रिवीजन की क्लास देखी है। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपन राजस्थान का इतिहास। और यह इतिहास चौहान वंश से शुरू करेंगे अपन। और हर दिन एक एक वंश को देखते हुए 30 दिन तक अपन पूरा राजस्थान का एक तरह से जीके पूरा कर देंगे। तो चलिए पहले देखते हैं अपन चौहान वंश। चौहान वंश के बारे में जैसा आपने को पता है कि चौहानों की स्थापना हुई थी। चौहान वंश की स्थापना की थी वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी के अंदर सांबर में। सांबर के पास में कुछ गांव थे, सपादलक्ष बोलते थे, जिनको 1.25 लाख गांवों का समूह था। और उस समूह के पास में इसने अपनी स्थापना की। यहीं पर अपनी एक राजधानी बनाई जिसे अहिछत्रपुर का नाम दिया। तो ध्यान रखना कि 551 ईस्वी में वासुदेव चौहान के द्वारा चौहानों की स्थापना हुई और सांबर के आसपास सपादलक्ष यानी 1.25 लाख गांवों का समूह अहिछत्रपुर को अपनी राजधानी बनाई। और सांबर में ही अपनी कुल देवी शाकंभरी माता का मंदिर बनाया। किसने बनाया? वासुदेव चौहान ने। वासुदेव चौहान ने स्थापना की थी, इस कारण वासुदेव चौहान को चौहानों का प्रथम पुरुष कहा जाता है, या कह सकते हैं आदि पुरुष कहा जाता है, या कह सकते हैं मूल पुरुष कहा जाता है। ठीक है। वासुदेव चौहान कहते हैं कि बिजुलिया शिलालेख जो 1170 में गुणभद्र के द्वारा लिखा गया, और उस शिलालेख के अंदर कहा गया है कि वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण किया था। जबकि सांबर झील एक प्राकृतिक झील है, ये ध्यान रखना। सांबर झील क्या है? एक प्राकृतिक झील है। ठीक है। फिर अपन आगे देखते हैं कि सांबर के बाद में, क्या कह सकते हैं, सांबर में चौहान वंश की स्थापना हुई। उसके बाद में दूसरा शासक बना गोवक, गोवक प्रथम। कहते हैं कि गोवक प्रथम से पहले जितने भी शासक थे वो सब प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे, यानी वो प्रतिहारों के क्या थे? सामंत थे। परंतु गोवक फर्स्ट ने पहली बार सामंत से हटकर एक स्वतंत्र शासक के रूप में अपने राज सिंहासन ग्रहण किया, या कह सकते हैं कि प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? गोवक फर्स्ट था। और इस गोवक फर्स्ट ने एक मंदिर बनाया। कहते हैं कि निवासा नामक स्थान पर अपने कुल देवता हर्षनाथ जी का मंदिर गोवक ने बनाया। तो ये ध्यान रखना है, जो चौहानों के कुल देवता के रूप में कहलाते हैं, कुल देवता के रूप में कहलाते हैं। ठीक है। गोवक प्रथम था कौन? तो गोवक प्रथम के पिता थे दुर्लभ राज। दुर्लभ राज नाम याद रखना, दुर्लभ राज का एक पुत्र था गोवक फर्स्ट, जो प्रथम स्वतंत्र शासक बना। ठीक है। फिर अपन आगे देखते हैं कि चंद्रराज या चंदन राज। चंदन राज की एक पत्नी थी आत्मप्रभा, और आत्मप्रभा योगिक क्रिया में निपुण थी। पुष्कर के अंदर रोजाना 1000 दीपक जलाकर शिव की आराधना करती थी, इस कारण उसे रुद्राणी का नाम दिया गया। रुद्राणी चंदन राज की पत्नी थी। विग्रहराज द्वितीय, और विग्रहराज द्वितीय को प्रारंभिक चौहान शासक, जो प्रारंभिक चौहान थे अजय राज से पहले थे, उसमें विग्रहराज द्वितीय को सबसे प्रतापी शासक माना गया। ठीक है। क्यों? क्योंकि विग्रहराज द्वितीय ने अहिलवाड़ा के चालुक्य शासक था, उसको पराजित किया था। चालुक्य शासक कौन था? मूलराज प्रथम था। चालुक्य शासक मूलराज प्रथम था। और भड़ोज गुजरात के अंदर अपनी कुल देवी आशापुरा माता का मंदिर बनाया। क्योंकि कहते हैं कि विग्रहराज द्वितीय ने अपनी शाकंभरी माता से बहुत सारी आशाएं रखी थी और वो आशाएं पूरी हो गई, इसलिए उसका नाम, अपनी माता का नाम क्या रख दिया? आशापुरा। आशापुरा माता का मंदिर बनाया भड़ोज गुजरात के अंदर। प्रश्न बहुत बार पूछा गया। ठीक है। फिर अपन आगे देखते हैं गोविंदराज तृतीय, और पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है, जो पृथ्वीराज विजय ग्रंथ है ज्ञानक भट्ट के द्वारा रचा गया है। उस पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के अंदर गोविंदराज तृतीय को वैरीगढ़ यानी शत्रु संहारक की उपाधि दी गई है। किसकी उपाधि? वैरीगढ़ की उपाधि दी गई है। ये अपने को ध्यान में रखना है। कहते हैं कि गजनी के शासकों को मारवाड़ से आगे बढ़ने नहीं दिया इसने, गोविंदराज तृतीय ने। गजनी के एक शासक आता है पृथ्वीराज प्रथम, और पृथ्वीराज प्रथम के बारे में कहा जाता है कि अजय राज का पिता था और इसने 700 चालुक्यों को मौत के घाट उतारा था। पृथ्वीराज तृतीय प्रतापी शासक था जिसने 700 चालुक्यों को मारा था, ये अपने को ध्यान रखना है। और इसकी उपाधि थी परम भट्टारक महाराजा धीराज। परम भट्टारक महाराजा धीराज इसकी उपाधि थी। ठीक है। ये इसके बाद में अपन देखते हैं अजमेर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? अजय राजा प्रथम ने की थी। ठीक है। अजय राज प्रथम जिसने अपने पत्नी के नाम से चांदी के सिक्के चलाए, रजत मुद्रा चलाई, और अपनी पत्नी का नाम लिखवाया उसके ऊपर सोमल देवी, सोमलवती सोमल देवी। मालवा के परमार शासक नरब्रह्मन या नरवर्मा को पराजित करके ऊपर माल के क्षेत्र पर कब्जा किया था। किसने किया था? अजय राज ने। ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं कि अंतिम समय में अजय राज ने वनवास ग्रहण किया और अपने पुत्र था
अन्नोराज उसको कार्यभार सौंपा। कहते हैं कि 3 साल तक वनवास में रहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद में उसका पुत्र शासक बना। कौन बना? अन्नोराज आनाजी के नाम से शासक बना 1133 ईस्वी के अंदर। ठीक है, अब कहते हैं कि इस अजय मेरु दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा गया। तो ध्यान रखना, मेवाड़ के शासक पृथ्वीराज सिसोदिया था और उस पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी तारा, और तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या रखा? तारागढ़। क्योंकि कहते हैं कि पृथ्वीराज सिसोदिया ने इस दुर्ग की मरम्मत करवाई थी और अपने तारा के साथ रहा था कुछ समय तक यहाँ पर, तो इस दुर्ग का नाम रखा तारागढ़। आनाजी अन्नोराज ने शासन किया और कहते हैं कि इसने अजमेर की धरती पर तुर्कों का नाश किया और तुर्कों को पराजित किया, अरब के आक्रांताओं को पराजित किया, और फिर वो जो रक्त था उस रक्त को धोने के लिए चंद्रा नदी पर बांध बनाकर एक झील का निर्माण किया जिसको नाम दिया आनासागर झील। और आनासागर झील 1137 में निर्माण हुआ। ठीक है, तो आनासागर झील का निर्माण कराया था आनाजी ने। चंद्रा नदी को पानी या चंद्रा नदी के पानी को रोक कर इस नहर चंद्रा नदी के पानी को रोक कर इस झील का निर्माण किया गया। ठीक है, इसी झील के किनारे पर जहांगीर व शाहजहां ने 2 चीजें बनाई है। तो जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण करवाया जो वर्तमान में सुभाष बाग के नाम से जाना जाता है, और शाहजहां ने इस पर बारादरी का निर्माण करवाया। ये ध्यान रखना है। फिर अपन कहते हैं कि अन्नोराज आनाजी चालुक्य शासक कुमारपाल से पराजित हुए और कुमारपाल के साथ अपनी पुत्री जलन का विवाह किया। ठीक है, तो कुमारपाल से पराजित हुए अन्नोराज, जिसका बदला विग्रह चतुर्थ ने लिया और विग्रह चतुर्थ ने कुमारपाल को पुनः पराजित किया। ध्यान रखना, कुमारपाल ने अन्नोराज को पराजित किया और फिर कुमारपाल को हराया किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने हराया। ठीक है, अब अपन और आगे देखते हैं। तो यहाँ पर इसके 2 दरबारी थे, जिसमें एक था देवबोध, एक था धर्मघोष। एक देवबोध और एक धर्मघोष, 2 दरबारी इसके थे। ठीक है, अन्नोराज के बारे में और बताया अपन। तो अन्नोराज और अजयराज जी ये जितने थे ये सब एक शिव भक्त थे। फिर भी अन्नोराज ने पुष्कर में आदिवरा का मंदिर बनाया जो विष्णु के वामन अवतार से संबंधित था। विष्णु के वामन अवतार से संबंधित आदिवरा का मंदिर पुष्कर में बनाने वाला आदमी था आनाजिया अन्नोराज। ठीक है, अन्नोराज की कुछ उपाधियां थी जिसमें परम भट्टारक और महाराजा धीराज 2 उपाधि शामिल है जो अपने को याद रखनी है, बहुत बार पूछी जाती है। देवबोध व धर्मघोष नाम के 2 दरबारी इसके दरबार में रहते थे। ठीक है, फिर अपन देखते आगे कि अन्नोराज के पुत्र था जगदेव या जयदेव, जिसने अन्नोराज की हत्या कर दी। अन्नोराज की हत्या कर दी, ये अपने को ध्यान रखना है। और जगदेव या जयदेव को प्रथम पितृहंता कहा जाता है चौहान वंश का, प्रथम पितृहंता कहा जाता है। ठीक है, अब कहते हैं कि अन्नोराज के बाद में जयदेव या जगदेव शासक बनता है, परंतु जनता उसे अस्वीकार कर देती है और बाद में उसका दूसरा पुत्र होता है विग्रहराज चतुर्थ, और विग्रहराज चतुर्थ फिर शासक बनता है। कहा जाता है कि अन्नोराज की 2 पत्नियां, जिसमें एक सुधवा रानी होती है और एक होती है कांचन देवी। कांचन देवी कुमारपाल की बहन होती है, जो चालुक्य शासक जिसको विग्रह चतुर्थ पराजित करता है और चालुक्य शासक जो अन्नोराज को पराजित करता है ना, दोनों फर्क है कि कुमारपाल को पराजित करता कौन है? विग्रह चतुर्थ। कुमारपाल किसको पराजित करता है? अन्नोराज को पराजित करता है। तो उसकी भी एक बहन होती है कांचन देवी और वो भी अन्नोराज की पत्नी होती है। तो कहते हैं 2 पत्नियां, उन दोनों से उत्पन्न 2 पुत्र होते हैं। कहते हैं कि एक जो सुधवा है उसका एक पुत्र होता है जगदेव, दूसरा होता है विग्रहराज चतुर्थ, और जो कांचन देवी उसका एक पुत्र होता है और वो होता है सोमेश्वर। कौन सा होता है? सोमेश्वर उसका पुत्र होता है। अब कहते हैं कि जब जगदेव राजा बनता है तो जगदेव उस कांचन देवी और सोमेश्वर को मारने की कोशिश करता है। तो कांचन देवी अपने पुत्र सोमेश्वर को लेकर ननिहाल चली जाती है। ठीक है, और जगदेव राज करता है परंतु जनता उसे अस्वीकार कर देती है। इस कारण फिर विग्रहराज चतुर्थ शासक बनता है। ठीक है, और विग्रह चतुर्थ कहते हैं कि मध्यकालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक उसको कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। कहते हैं कि विग्रह चतुर्थ ने गजनी के शासक अमीर खुसरो शाह को पराजित किया और दिल्ली के तोमर वंश के शासक तंवर को पराजित करके दिल्ली पर अधिकार किया। ठीक है, और दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम शासक था विग्रह चतुर्थ। और वहां पर दिल्ली के एक टोपरा अभिलेख है जिसमें उसने लिखा कि अशोक का टोपरा अभिलेख, उसके नीचे इसने कुछ लाइन लिखी और कहा कि मैंने तुर्कों को अटक तक रोक के रखा। अटक यानी पाकिस्तान में एक जगह है जहां तक उसको रोक के रखा और भारत में आगे बढ़ने नहीं दिया। यह था विग्रह चतुर्थ। इसके बाद में अपन विग्रह चतुर्थ की और बात करें तो विग्रह चतुर्थ के पास 2 दरबारी कवि याद रखने, एक सोमदेव और एक नरपति नालो। ठीक है, और सोमदेव ने एक ग्रंथ लिखा है ललित विग्रहराज और नरपति नालो ने लिखा बिसल देव रासो। बिसल देव रासो, ये थोड़ा देखना है। ठीक है, इसके बाद अपन कहते हैं विग्रह चतुर्थ का एक दूसरा नाम था बिसल देव, और यह बिसल देव पहली बार कहीं पर नाम रखा है या पहली बार कहीं पर नाम लिखा हुआ है तो वो है बिसल देव रासो के अंदर नरपति नाला के द्वारा। फिर अपन कहते हैं कि विग्रह चतुर्थ बिसल देव की कुछ उपाधियां थी जिसमें 2-3 उपाधि याद रखते हैं। कटिबंधु, कवि बांधव यानी कवियों को शरण देने वाला, और तुरस्कजित।
तुरुष्क जीत, जिसमें कहते हैं कि एक हाथ में कलम और एक हाथ में तलवार दोनों लेकर ये खड़ा रहता था, इसलिए इसको तुरुष्क जीत कहा गया है। एक अंग्रेज इतिहासकार था कीलहॉर्न, और उस कीलहॉर्न ने लिखा था कि विग्रहराज चतुर्थ उस समय का सबसे शक्तिशाली शासक के होने के साथ साथ एक कवि भी था, और उस समय जो बहुत बड़े महान कवि थे भवभूति व कालिदास, और उन दोनों से होड़ कर सकता था। कौन कर सकता था? बिसलदेव। ये किसने लिखा? कीलहॉर्न बताता है कि कालिदास व भवभूति से होड़ कर सकने वाला राजा कौन सा? तो विग्रहराज चतुर्थ था। ठीक है, फिर अपन कहते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? तो दिल्ली शिलालेख से, जो अपने मैंने भी कहा आपको कि तुर्कों को आर्यवत से समूल नष्ट कर दिया और मेरे पूर्वजों ने भी इन्हें अटक तक रोके रखा था, ऐसा इसमें कहा गया है। अटक पाकिस्तान एक जगह होती है। फिर अपन कह सकते हैं कि कवि था विग्रह चतुर्थ, तो उसने एक नाटक लिखा हरिकेली। हरिकेली नाटक संस्कृत भाषा में लिखा गया, और इसका प्रमुख जो पात्र थे वो ध्यान रखना, महादेव, भगवान शिव और अर्जुन। महाभारत काल का एक संवाद है जिसमें अर्जुन व भगवान शिव के मध्य एक तरह से महाभारत के संवाद हो रहा है, और जिसका मूल ग्रंथ है किरातार्जुनीयम, कवि भारवी का। किरातार्जुनीयम का एक तरह से टीका है, उसके ऊपर सारांश लिखा है संस्कृत भाषा के अंदर। क्या है? हरिकेली नाटक। अब कहते हैं कि हरिकेली नाटक को प्राचीन काल में विग्रह चतुर्थ के द्वारा एक मंदिर और एक पाठशाला बनाई गई, जिसका नाम है, अपने को ध्यान रखना, संस्कृत पाठशाला। उसमें एक मंदिर बनाया गया, सरस्वती मंदिर, और उस संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर हरिकेली नाटक लिखा गया था। परंतु कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस संस्कृत पाठशाला को तोड़कर वहां पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, और अभी वर्तमान में भी कुछ कुछ पंक्तियां 2.5 दिन के झोपड़े पर या उसकी दीवारों पर मिलती है। एक जगह और है जहां पर हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां लिखी होती है, और वह इंग्लैंड का ब्रिस्टल नगर, और वहां पर राजा राम मोहन राय की एक समाधि है, उस समाधि के स्थल पर भी हरिकेली नाटक की पंक्तियां लिखी हुई है। अब अपन देखते हैं कि सोमदेव के द्वारा ललित विग्रहराज ग्रंथ लिखा, और बिसल देव रासो ग्रंथ लिखा है नरपति नालन ने। ठीक है, तो दोनों में अलग अलग रानियों का वर्णन किया है विग्रहराज चतुर्थ के साथ। सोमदेव के द्वारा जो ग्रंथ है उसमें विग्रहराज चतुर्थ व देसल देवी जो उसकी रानी है, जिसका दूसरा नाम इंद्रमती है, उन दोनों के प्रेम प्रसंग का उल्लेख है। ठीक है, और बिसल देव रासो है, जिसके अंदर मालवा के परमार राजा भोज की पुत्री राजमती, जो बिसल देव के साथ शादी होती है, उसका और बिसल देव का वर्णन है, जिसको श्रृंगार रस भी कहा जाता है, प्रेम रस भी कहा जाता है, और विरह वेदना का ग्रंथ भी कहा जाता है। कहा जाता है कि दोनों के बीच में कुछ मतभेद हो जाता है, जिससे विग्रह चतुर्थ यहाँ से अजमेर से चला जाता है और उड़ीसा में जाता है, और वहां पर उड़ीसा में जाकर उड़ीसा के राजा के पास से कुछ सोने के भंडार लेकर आता है, और तब तक राजमती उसका इंतजार करती है, हमेशा विरह वेदना में रहती है, इस कारण इसको श्रृंगार रस भी कहा जाता है। बाद में कहते हैं कि भाई उड़ीसा से खूब सारा सोना स्वर्ण भंडार लेकर आए विग्रहराज चतुर्थ। तो इस विसल देव रासो के अंदर ध्यान रखना, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि किस ग्रंथ के अंदर विग्रहराज चतुर्थ के उड़ीसा जाने का वर्णन है, और उड़ीसा जाने का वर्णन इस विसल देव रासो के अंदर है। विग्रहराज चतुर्थ ने बिसलपुर तालाब व बिसलपुर नगर बसाया, और दशरथ शर्मा ने विग्रहराज के काल को स्वर्ण काल का, ध्यान रखना, दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, अली चौहान डायनेस्टी नामक पुस्तक है इसकी, और उस पुस्तक के अंदर चौहानों का स्वर्ण काल किसी के अंदर का है, तो वो कहा है विग्रहराज चतुर्थ के अंदर। और वही बात है, इसकी मृत्यु के बाद में इसका पुत्र था अपरांगदेव। अपरांगदेव इसका शासक बनता है। अपरांगदेव को हराकर जगदेव का पुत्र पृथ्वीराज द्वितीय शासक बना। फिर पृथ्वीराज द्वितीय कुछ समय तक शासन करता है, और हांसी का अभिलेख था, और उस हांसी के अभिलेख हरियाणा के अनुसार उसने हांसी पर अधिकार किया। पृथ्वीराज द्वितीय का संबंध है हांसी अभिलेख से, या कह सकते हैं हांसी अभिलेख का संबंध किससे? पृथ्वीराज द्वितीय से। ठीक है, तो हांसी पर अधिकार करने वाला कौन था? पृथ्वीराज द्वितीय था। ठीक है, फिर अपन पढ़ते आगे सोमेश्वर। कहते हैं कि पृथ्वीराज द्वितीय के बाद में सोमेश्वर आता है, और सोमेश्वर कौन था? कांचन देवी का पुत्र था, अन्नूराज का पुत्र था, और जो अपने ननियाल चला गया था जगदेव और विग्रह चतुर्थ के डर से, उस सोमेश्वर को पुनः बुलाया जाता है, और 1169 ईस्वी में राजा बनता है। इसी सोमेश्वर के काल में लोलक के द्वारा, मंत्री था एक लोलक, जिसने पार्श्वनाथ का मंदिर बनाया, और उसी पार्श्वनाथ के मंदिर पर गुणभद्र के द्वारा 1170 के अंदर बिजुलिया शिलालेख लिखा गया। तो बिजुलिया का शिलालेख एक तरह से अपन कहे तो लोलक के द्वारा बनाए गए पार्श्वनाथ मंदिर पर लिखा हुआ था। ठीक है, और इसी बिजुलिया शिलालेख के अंदर चौहान वंश की वंशावली मिलती है, और कुछ कुछ ऐसे शब्द है, अलग अलग भौतिक शब्द है, जो पुराने काल में उसको क्या बोलते थे वो भी अपने को मिलते हैं, जिसमें दिल्ली को ढिल्लिका कहा जाता था। दिल्ली को ढिल्लिका कहा जाता, भिनमाल को श्रीमाल कहा जाता था, भिनमाल को श्रीमाल, नागौर को अही चित्रपुर कहा जाता था, और जालोर को जबालीपुर कहा जाता था। ये कुछ चीजें हैं जो अपने को याद रखनी है। इसी बिजुलिया शिलालेख के अंदर सोमेश्वर को प्रताप लंकेश्वर की उपाधि दी गई।
सोमेश्वर को कौन सी उपाधि दी? प्रताप लंकेश्वर की उपाधि दी गई। ठीक है, अब कहते हैं कि सोमेश्वर की मौत के बाद सोमेश्वर की एक पत्नी थी कर्पूरी देवी, और उस कर्पूरी देवी के दो संतानें थी, एक पृथ्वीराज और था एक हरिराज। तो पृथ्वीराज तृतीय शासक बनता है। पृथ्वीराज तृतीय शासक बनता है अल्प आयु के अंदर, 11 वर्ष की अल्प आयु में। तो इसलिए कर्पूरी देवी जो इसकी माता थी, चंदेरी के कलछुरी वंश की राजकुमारी थी, कलछुरी वंश, चंदेरी के कलछुरी वंश की राजकुमारी थी, वो इसकी संरक्षिका बनती है। ध्यान रखना, पृथ्वीराज तृतीय का जन्म गुजरात के पाटन शहर के अंदर हुआ था। सोमेश्वर की मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई, ये थोड़ा याद रखना है। तो सोमेश्वर की मृत्यु हो गई थी गुजरात के शासक भीम सिंह प्रथम के साथ, चालुक्य शासक भीम सिंह प्रथम सोलंकी के साथ युद्ध करते हुए भीम सिंह के द्वारा सोमेश्वर की हत्या की गई, सोमेश्वर को मारा गया। ठीक है, फिर कहते हैं सोमेश्वर के काल में सोमेश्वर का एक मंत्री था कैमास राठौर, जिसने नागौर को जीता और नागौर किले का निर्माण करवाया। ठीक है, फिर अपन आगे देखते हैं पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 तक, और इसके अंदर 1166 के अंदर इसका जन्म था अहिल्या पाटन या पाटन गुजरात में, जिसमें के बाद 1177 में शासक बना 11 वर्ष के अल्प आयु में, और माता कर्पूरी देवी इसकी संरक्षिका बनी। भाई कौन था? हरिराज था। पुत्र कौन था? गोविंद राज हुआ। पुत्र कौन हुआ? गोविंद राज हुआ। ठीक है, फिर अपन आगे और देखते हैं कि इसका अलग अलग शासकों के साथ युद्ध हुआ, और कहते हैं कि इसका विग्रह चतुर्थ का पुत्र था एक नागार्जुन, और वो नागार्जुन पृथ्वीराज तृतीय को हराकर या पृथ्वीराज तृतीय को गद्दी से हटाकर खुद शासक बनना चाहता था, क्योंकि वो पृथ्वीराज तृतीय से आयु में बढ़ा था। इसलिए पहली बार नागार्जुन के विद्रोह को दमन किया, और फिर कहते हैं कि हरियाणा के हिसार में एक भंडानक नाम की जाति थी, और उस भंडानक जाति ने विद्रोह किया, तो उस भंडानक जाति के विद्रोह को हराया। तो नागार्जुन, भंडानक के विद्रोह। फिर अपन कहते हैं कि 1182 के अंदर चंदेल के शासक परमीर देव चंदेल को पराजित किया। उसके दो सेनापति थे आला व उदल, वो वीर गति को प्राप्त हुए, और इस युद्ध को कहा जाता है महोबा का युद्ध, और इसे एक नाम से और पुकारा जाता है तुमुल का युद्ध। तुमुल का युद्ध सर्वनाश होने वाला युद्ध, जिसमें सर्वनाश हो गया था। आला व उदल दोनों मारे गए थे, और बाद में पृथ्वीराज ने अपने सामंत था एक पंजुन राय, और उस पंजुन राय कछवा को महोबा का सामंत बनाया, या कह सकते हैं महोबा का शासक बनाया। तो प्रश्न पूछा गया महोबा विजय के बाद में महोबा का कार्यभार किसे सौंपा गया? तो अपने सामंत, अपने मित्र पंजुन राय को महोबा सौंपा गया। ठीक है, फिर अपन आगे देखते हैं कि पृथ्वीराज तृतीय ने और क्या क्या किया, क्या क्या काम किए। तो इसकी 2-3 उपाधि थी, राय पिथोरा, दल पंगतु और अंतिम हिंदू सम्राट। दल पंगतु तो विश्व विजेता, और इसने दिग्विजय की नीति अपनाई थी, या तो मेरी नीति या मेरी अधीनता स्वीकार करो या मेरे से युद्ध करो, ऐसी एक नीति अपनाई थी, जिसके तहत बहुत सारे इसने युद्ध किए और अपने आसपास के राजाओं को अपना दुश्मन बना दिया। फिर अपन कहते हैं कि चंदेल के बाद में चालुक्य को पराजित किया। इसने एक प्रतिज्ञा ली थी, और जिसमें भीम सेकंड को मारा। इसने मारा, पृथ्वीराज तृतीय ने भीम सेकंड को पराजित किया और हत्या की भीम सेकंड को, अपने पिता की मौत का बदला लिया। जयचंद गढ़वाल के साथ इसकी अनबन हो गई, और उसकी पुत्री थी संयोगिता, जिसके साथ प्रेम विवाह किया। प्रेम विवाह को या गंधर्व विवाह को भरे दरबार के अंदर उसको उठा कर लेकर आया, और दोनों ने मिलकर गंधर्व विवाह किया, ये ध्यान रखना है। संयोगिता व पृथ्वीराज के प्रेम विवाह का उल्लेख डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अपनी पुस्तक द अर्ली चौहान डायनेस्टीज के अंदर किया है। ये भी ध्यान रखना, प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि चौहान वंश का इतिहास किसमें मिलता है। द अर्ली चौहान डायनेस्टी पुस्तक ये किसकी है? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा की ये पुस्तक है। ठीक है, फिर अपन कहते हैं इस कारण जयचंद व पृथ्वीराज तृतीय के बीच में शत्रुता होगी, और मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया जयचंद के द्वारा। ठीक है, और मोहम्मद गौरी ने पहली बार तराइन के प्रथम युद्ध 1191 के अंदर 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य युद्ध हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध, और उस युद्ध में मोहम्मद गौरी बुरी तरह से पराजित होकर भागा। अभी मोहम्मद गौरी ने फिर से आक्रमण की योजना बनाई, और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 के अंदर, और इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज तृतीय पराजित हुआ और मोहम्मद गौरी विजय हुआ। ठीक है, कहा जाता है कि तराइन के प्रथम युद्ध के अंदर पृथ्वीराज का एक खास सेनापति होता है और चामुंड राय, और उसके साथ में उसका सामंत होता है गोविंद राज, और उस गोविंद राज ने मोहम्मद गौरी को घायल कर दिया था प्रथम युद्ध के अंदर। प्रश्न पूछा जाता है कि तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को घायल किसने किया था? तो उसके सामंत गोविंद राज ने उसको घायल किया था। परंतु दूसरे युद्ध के अंदर न गोविंद राज होता है, न चामुंड राय उसका सेनापति होता है, इस कारण पृथ्वीराज पराजित हो जाता है बिना किसी। फिर बाद में मोहम्मद गौरी अजमेर का कार्यभार पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज को सौंप कर गजनी चला जाता है, पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी लेके जाता है। बाद में पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी के बीच चंद्रप्रदाय के द्वारा कहा जाता है, उस ग्रंथ में कहा जाता है कि मैंने और पृथ्वीराज ने मिलकर एक योजना बनाई,
और उस योजना के तहत शब्द विधि बाण चलाए और उस शब्द विधि बाण के द्वारा मोहम्मद गौरी को मार दिया, मोहम्मद गौरी का वध कर दिया। कहते हैं कि इस पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को पूरा उसके पुत्र ने किया, जलहण ने। इसलिए कहा जाता है कि जलहण हत्ते दे चले गौरी नृपकाज। किसने कहा या किसने लिखा, किस ग्रंथ के बारे में है, किस वाक्य के बारे में, तो किस ग्रंथ के, पृथ्वीराज रासो के बारे में है। चंद्रबरदाई ने अपने पुत्र जलहण को यह कार्यभार सौंपा कि तू इस ग्रंथ को पूरा करना, मैं पृथ्वीराज और दोनों मिलकर वहां मर जाएंगे, ऐसा उसने यहाँ पर लिखा। परंतु इतिहासकार कुछ अलग बताता है कि मोहम्मद गौरी हरियाणा के अंदर खूंखार जाति एक थी और उस खूंखारों के साथ युद्ध करते हुए मारा गया था और उसमें किसी ने उसको छुरा घोंपा था। परंतु चंद्रबरदाई के अंदर ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई ने मिलकर मोहम्मद गौरी को मारा। और बाद में फिर कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली पर शासन करता है और गुलाम वंश की स्थापना करता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने और बाद में गोविंद राज को अजमेर से हटाकर, या कह सकते हैं गोविंद राज और पृथ्वीराज के भाई हरिराज के मध्य मतभेद हो जाता है और हरिराज कब्जा कर लेता है। इस कारण मोहम्मद गौरी का जो सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दिल्ली पर कार्यभार था, जो शासन कर रहा था, उसने गोविंद राज को रणथंभौर की जागीर दे दी और गोविंद राज ने 1194 ईस्वी के अंदर रणथंभौर के अंदर चौहान वंश की स्थापना की। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन और देखे आगे कि पृथ्वीराज तृतीय का एक दरबारी था जानक भट्ट, जिसने पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ लिखा और इस पृथ्वीराज विजय के अंदर ही चौहानों की संपूर्ण विजय का उल्लेख किया गया, या कह सकते हैं पृथ्वीराज की संपूर्ण विजय का उल्लेख किया गया है। सिर्फ 2 विजय को छोड़कर, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय, 2 युद्ध थे, इन 2 युद्ध को छोड़कर समस्त युद्धों का वर्णन इस पृथ्वीराज विजय के अंदर किया गया है। जो तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, ये दोनों वर्णन है पृथ्वीराज रासो के अंदर, यानी कह सकते हैं पृथ्वीराज की वीरता के ऊपर लिखा गया पृथ्वीराज रासो ग्रंथ। फिर अपन कहते हैं 2 दरबारी और होते हैं और उनका नाम भी अपने को ध्यान में रखना है, और वो कौन है, वागीश्वर या नागेश्वर, एक ही नाम है, विद्यापति गौड़ और जनार्दन राय। प्रश्न पूछे जाते हैं पृथ्वीराज का दरबारी कौन सा नहीं था, तो प्रश्न चंद्रबरदाई, जानक भट्ट, वागीश्वर, जनार्दन राय और विद्यापति गौड़, ये सब इसके दरबारी थे। फिर एक दरबारी और था, या पद्मनाथ था, और उस पद्मनाथ ने कला व संस्कृति मंत्रालय की स्थापना की पिथौरागढ़ दुर्ग में, और जो कहां पर स्थित है, दिल्ली के अंदर। पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा उसका निर्माण किया गया। कहते हैं कि भाई उसके 4 नाना थे और उस नाना ने लाल कोट नाम का किला बनाया था, उस लाल कोट को बाद में नाम चेंज करके क्या कर दिया, पिथौरागढ़ कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ पृथ्वीराज तृतीय के बारे में था, और कह सकते हैं कि चौहान वंश था एक तरह से, और चौहान वंश के बारे में सब कुछ था। और अपन कुछ ग्रंथ की बात करें, जिसमें कहते हैं कि चंद्रबरदाई ने जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा, उसके अंदर 79 अध्याय है, 79 अध्याय है, 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया जाए, प्रश्न पूछा जाता है। 79 अध्याय, 68 प्रकार के छंद, और इस ग्रंथ को उनके पुत्र जलहण के द्वारा पूरा किया गया। ठीक है, यह था बेसिक रिवीजन जो पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश से संबंधित था, अजमेर के चौहानों से संबंधित था। आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में अजमेर के आगे जालो चौहान, रणथंभौर के चौहान और सिवाना के चौहानों को भी अगले वीडियो के अंदर अपन पूरा करेंगे। जय हिंद।